हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आइए फिर से हम लोग उसी तिरंगे के साथ आगे बढ़ते हैं। तिरंगा की आन बान शान भारतीय संविधान। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए थे और उसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, पार्ट 2 पढ़ने वाले। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं भरत सर के साथ भारतीय संविधान का जर्नी। चलिए, लास्ट डे हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट डे हम लोग देखे थे कि यूएसए से क्या उठाए थे हम लोगों ने और यूके से क्या उठाए थे हम लोगों ने, ये दोनों देखे थे हम लोग। ठीक है, जो लास्ट डे का क्लास नहीं देखे कृपया करके सब मिलके फिर से बैक जाए और जाके एक बार कम से कम उस टॉपिक को देख ले। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं दूसरा देश जिसका नाम है कनाडा। कनाडा से क्या उठाए थे हम लोगों ने, क्या क्या चीज हम लोग कनाडा से उठाए। कनाडा नाम सुने होंगे। अगर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चले जाओ तो क्या देखोगे, अमेरिका के ऊपर ही हम लोग क्या मिलेगा, यूएसए के ऊपर ही कनाडा देश मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं बच्चे लोग कनाडा से क्या क्या उठाए हम लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कनाडा, समझ में आ गया। तो सबसे पहला चीज क्या उठाया हम लोगों ने, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल स्ट्रक्चर। अब बोलोगे सर फेडरल स्ट्रक्चर फेडरेशन तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाए थे। देखो डिफरेंस क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो भैया, फेडरल स्ट्रक्चर फेडरेशन क्या होता है एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, सीधी बात आसान भाषा में पावर शेयरिंग। ठीक है, जहां पर भी देखो फेडरल वर्ड मिलेगा वहां पे मिनिमम 2 गवर्नमेंट मिलेगा हम लोगों को। जैसे कि भारत में क्या एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक क्या है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक क्या है हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। तो दोनों पावर शेयरिंग करके क्या करते हैं भारत में भाई, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। देखो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था ना, जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या सोचा कि जो इंडिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है जो इंडिया है, जो भारत है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट है। इंडिया क्या है, एक सिंगल यूनिट है, एक ही कंट्री है। तो भाई इंडिया क्या है, दुनिया में दुनिया का 7th बिगेस्ट कंट्री है, सबको पता है। तो इतना बड़ा कंट्री दिल्ली में बैठकर तो प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का यही सोच था, क्या सोच था कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिया को एक यूनिट मानते हैं, एक सिंगल यूनिट मानते हैं और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए। समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए। देखो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जो टॉपिक था हम लोग पढ़ चुके, उसका नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे डेवलप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक चीज बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का यही सोच था। लेकिन आजाद भारत में इंटरनल प्रॉब्लम जो भारत सरकार को सबसे पहला चीज फेस करना पड़ा था वो था भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक फैक्टर के ऊपर बेस करके स्टेट का डिमांड। ऐसा आंध्र स्टेट पहला स्टेट बना था भारत का। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, आज भी देखना लैंग्वेज प्रॉब्लम है भैया, वो तो भैया आजादी के बाद से ही चलता आ रहा है भारत में, ऐसा नहीं कि आज का प्रॉब्लम है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो आज के तारीख में कहीं ना कहीं देखेंगे कुछ कुछ राज्य दिया गया था जो भाषा के आधार पर, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, समझ में आ गया, तो इसको बनाया क्यों गया था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अब बताओ फेडरेशन का फिलहाल इतना समझ लो फिलहाल के लिए कि 2 टाइप के गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक क्या है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बताओ बच्चे लोग, भारत में ये तो भैया मोटा मोटी सबको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है। ऑब्वियसली सेंट्रल के पास, यही बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या होगा, सेंटर मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। आज के तक में जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जस्ट इमेजिन करके देखो तो क्या हालत होता, जस्ट इमेजिन। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, जस्ट इमेजिन करके देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होता तो क्या हालत होता आज के तारीख में। कितना मतलब भारत का जो मैप देख रहे हो ना, मैप नहीं रहता, अलग अलग कितना सारा पता नहीं टूट फूट के क्या क्या हो जाता। आज भी देखो अलग अलग राज्य जो होता है भारत में अलग अलग बोलता रहता है ना कि हम लोग को इंडिया से अलग होना है, सोच के देखो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो गई, हम लोग कहां से उठाए, ये हम लोग उठाए कनाडा से। कहां से उठाए बच्चों लोग, हम लोग कनाडा से। समझ में आ गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्या उठाया हम लोगों ने,
appointment of governors by the center। अब बोलोगे सर राष्ट्रपति तो अपॉइंट करते हैं, अरे भैया वही तो है, सेंटर तो है ही, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन भैया प्रेसिडेंट किसके कहने पे अपॉइंट करेंगे, बात समझ में आ गया। ये सब आगे का टॉपिक है, थोड़ा सा भैया धैर्य रखो, समझ में आ गया। वो तो याद है ना, रुको जरा सब्र करो, बात समझ में आ गया। प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में काम करते हैं, लास्ट डे बोला था मैंने। तो भैया आज के तारीख में मोदी जी और मोदी जी के भाई लोग जिनका नाम रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनको उठा के बना देंगे भैया किसी भी राज्य का राज्यपाल। तो भारत में क्या देखेंगे, राष्ट्रपति का तो इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इलेक्शन होता है दोनों का, लेकिन गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। ये भी हम लोग कहां से उठाए, ये भी हम लोग बच्चे लोग कनाडा से उठाए, बच्चे लोग कहां से उठाए, कन्नाडा से उठाए, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या उठाया हम लोगों ने, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी, ध्यान से देखना, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बात समझ में आ गई। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, क्लियर है क्या बोला मैंने, मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस मांग सकता है, यही बोला गया है यहाँ पे, बात समझ में आ गया। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसको लेकर टेंशन मत लो, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिया गया, रिसिडियरी पावर। रिसिडियरी पावर इन द सेंटर, इन द सेंटर, बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है सर, देखो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन हम लोग अच्छे से पढ़ना है आगे के क्लास में, समझ में आ गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी, ये सब तो गवर्नर जब पढ़ाऊंगा तब बोल दूंगा अच्छे से, क्लियर है, और भी डिटेल में बात कर लेंगे हम लोग। और रिसिडियरी पावर क्या, 2 मिनट दो हमको, हम बता देंगे अभी, ठीक है, 2 मिनट दो अच्छे से, क्लियर है। क्योंकि अगर अभी बता दिया मैंने तो होगा क्या, एक चीज को हमको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, इससे अच्छा थोड़ा सा आगे ही चल के देख लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया तक, चलिए कनाडा हो गया। कनाडा के बाद, एक मिनट, हाँ थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है। देखो भाई, कनाडा के बाद हम लोगों को जो कंट्री के बारे में देखना है, पढ़ाई करना है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया बच्चा लोग, ऑस्ट्रेलिया। पूरा पूरी हम लोग अभी तक कौन सा कंट्री पढ़ चुके हैं, यूएसए पढ़े, यूके पढ़े, और क्या पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, यूएसए, यूके, और अभी तो पढ़ाया मैंने कनाडा। तीनों के तीनों कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, समझ में आ गया। तीनों के तीनों पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर है। अब पहला कंट्री देखेंगे हम लोग जो कहां पे है, यहां पे साउदर्न हेमिस्फीयर में है, बात समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से क्या उठाया हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से उठाया हम लोगों ने ट्रेड एंड कॉमर्स। पूछा जाता है सब क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इग्नोर कर दिया तो गया इस जमाने में। ट्रेड एंड कॉमर्स कहां से उठाया हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से उठाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या उठाया हम लोगों ने, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या उठाया हम लोगों ने बच्चा लोग, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, समझ में आ गया। दोनों स्टेट के बीच में क्या होगा भैया, हम लोग फ्रीडम दिया गया है ट्रेड करने का। देखो भाई यहां पे याद क्या करना है हम लोगों को, यहां पे याद क्या करना है, ध्यान से देखो। यहां पे कौन सा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेड है, ठीक है सर। यहां पे कौन सा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेड है, ट्रेड है। यहां पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, TRA है, समझ में आ गया, TRA, ट्रेड, ट्रेड से ट्रेड याद करना। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ट्रेड वाला देखते ऑस्ट्रेलिया चिपका देना है, ट्रेड देखते क्या चिपका देना है बच्चों लोग, ऑस्ट्रेलिया चिपका देना है। नेक्स्ट जो हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, समझ में आ गया, क्या पूछा गया था, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है,
कैसे प्रीएम्बल को लिखना है। लैंग्वेज हम लोग कहां से उठाए, ऑस्ट्रेलिया से उठाए। कहां से उठाए, ऑस्ट्रेलिया से उठाए। बात समझ में आ गया, ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। यहां पे एक एल है क्या नहीं है, ट्रेड, TRAL, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो भाई लैंग्वेज, ये एल है, लैंग्वेज है, ट्रेड के बाद, तो ये चीज हम लोग यहां से उठाया। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, क्या बच्चों लोग, कंकरेंट लिस्ट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहां से उठाए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लो। अब मेरे सर कंकरेंट लिस्ट क्या होता है बताइए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन को हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे भाई, इसके बाद का टॉपिक ही होगा, आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिकल 1 में हम लोग देखेंगे कि भैया एक वर्ड यूज किया गया है, यूनियन। क्या वर्ड नहीं यूज किया गया है, फेडरेशन। ये वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो कौन सा वर्ड यूज किया गया है बताओ, यूनियन वर्ड यूज किया गया है। कौन सा वर्ड यूज किया गया बच्चों लोग, यूनियन वर्ड यूज किया गया है। आशा करता हूं क्लियर है क्या बोला मैंने। चलो क्यों, इसका आंसर कृपया करके मैं यहां पर ही दूंगा, फिलहाल के लिए सुन लो। एक होता है यूनिटरी, मतलब एक ही गवर्नमेंट, वहां पे कोई स्टेट का कोई गवर्नमेंट नहीं होता है। बात समझ में आ गया, स्टेट का कोई गवर्नमेंट नहीं होता है, यूनिटरी जो होता है। और एक होता है हमारा फेडरेशन। हमारा देश दिखता फेडरल है, लिखते हम लोग यूनियन है। हमारा देश दिखता फेडरेशन है, लिखते हम लोग क्या, यूनियन है। क्यों सर, इसका आंसर यहां पे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, क्रिप, ठीक है, माफ करना। यूनिटरी का तो एक ही गवर्नमेंट, वहां पे कोई स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, जो भी है भैया एक ही गवर्नमेंट बैठ के चला रहे हैं। जैसे कि भैया मान लो कि भारत में क्या है, एक ही गवर्नमेंट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में नहीं है कोई गवर्नमेंट, तो क्या होता यूनिटरी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भारत में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर दिखता है, दो गवर्नमेंट है, फेडरेशन दिखता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट भी और क्या है बच्चों लोग मेरे, स्टेट गवर्नमेंट भी है। बात समझ में आ गया। अब बताओ, अगर दो गवर्नमेंट है तो पावर शेयरिंग है, दो गवर्नमेंट है तो पावर शेयरिंग है, तो दोनों क्या काम करेंगे, कहीं ना कहीं तो लिख रहे हो। देखो जहां पे फेडरेशन वाला वर्ड दिखता है ना, फेडरल लुक्स लाइक, भारत फेडरल दिखता है लेकिन फेडरल है नहीं, हम लोग लिखते यूनियन है उसको। तो एक बात बताओ, तो जहां पे दो पार्टी इंवॉल्व होगा, अरे ये सब छोड़ो, मान लो कि तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों जब पार्टनरशिप में आ गए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में रिटन होना चाहिए ना, कि मैं ये काम करूंगा, मेरा दोस्त ये काम करेंगे, ये मेरा पावर होगा, ये मेरा दोस्त का पावर होगा। ये होने से क्या होगा, इन फ्यूचर आगे चल के कोई झगड़ा होगा नहीं तो झगड़ा होने का बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ गया, प्रॉब्लम मतलब जहां पे देखना फेडरेशन वाला चक्कर है ना, है या फिर लुक्स लाइक फेडरेशन, जो भी हो, वहां पे जाकर रिटर्न क्या होना चाहिए, मैंडेटरी है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गया। अब भारत में स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो भैया कहीं ना कहीं लिखा तो होना चाहिए ना। तो भारत के संविधान में 3 टाइप का लिस्ट देखने को मिलता है हम लोगों को। कितना, 3 टाइप का लिस्ट देखने को मिलता है। एक है यूनियन लिस्ट, एक होगा मेरे प्यारे बच्चों एक होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, स्टेट लिस्ट। बात समझ में आ गया। और एक क्या होगा हमारा, कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट जो देख रहे हो ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखो कभी सुने होंगे ना कि पुलिस या फिर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, होता है कि नहीं होता है, स्टेट का सब्जेक्ट, स्टेट का मैटर है, हमेशा सुने हो। अब बताओ यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक लिखे है जिसके ऊपर कौन काम करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट काम करेंगे। स्टेट लिस्ट में जो लिखा है उसके ऊपर कौन काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगे। बात समझ में आ गया। यूनियन लिस्ट में वो चीज लिखा है, जैसे कि एक बात बताओ, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, पासपोर्ट, रेलवे, बैंकिंग, ये सब कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट में होगा। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कहां पे होता जेल, ये स्टेट लिस्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं उसके ऊपर। बात समझ में आ गया। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, दोनों गवर्नमेंट काम कर सकते हैं।
कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीज रखा गया है जिसको वो दोनों गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। देख रहे इसके ऊपर स्टेट का अलग कुछ कुछ लॉ हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है इसके ऊपर दोनों ही काम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ ला सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ ला सकते हैं, सेंट्रल से दोनों ला सकते हैं। इसको बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट। कहां से उठाया हम लोगों ने? ऑस्ट्रेलिया से उठाए। कहां से उठाए? ऑस्ट्रेलिया से उठाए। बात समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं है ना? अरे होना ही नहीं चाहिए कंफ्यूजन, तो हम लोग भी ना। देखो नेक्स्ट क्या उठाया ऑस्ट्रेलिया से? जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, इसको समझाने से पहले फिर से बैक आते यहां पे आते हैं। क्यों आए सर यहां पे? अब एक बात बताओ, हम लोग इससे पहले के क्लास में एक चीज मैं बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं? कि अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट एक ऐसा वर्ड आएगा। अमेंडमेंट, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्पेलिंग। अमेंडमेंट, ये मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 368 में देखेंगे आगे चल के। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का मतलब क्या है? कैसे हम लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करेंगे, थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होगा तो चेंजेस करेंगे। बात समझ में आ गया? ये चीज क्यों रखा गया भारत के संविधान में, बताओ तो हमको। अच्छा बताओ, जब हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्ण तरीके से लागू किए, पूर्ण तरीके से, बात समझ में आ गया? जब लागू हुआ, जब भारत का संविधान इस डेट को स्टार्ट हुआ, बात समझ में आ गया? उस टाइम से अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग। अभी 2025 चल रहा है। बताओ इस बीच में कितना साल हो गया? 70+ ईयर्स हो गया। बताओ 70 ईयर्स में भारत के समाज में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला, टेक्नोलॉजी में चेंजेस देखने को मिला। तो बताओ 50 का इंडिया, अभी के इंडिया में तो बहुत डिफरेंस है। तो आगे चल के कुछ ना कुछ चेंजेस तो करना पड़ेगा भाई। देखो सोच के देखो, समाज में जब परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तभी तो हम लोग संविधान में चेंजेस करेंगे ना। यही तो होता है। देखो क्या 90 में इंटरनेट था? नहीं था। तो इंटरनेट जब था ही नहीं तो आगे चल के साइबर क्राइम हो सकता है, ये सब सोच कभी आया होगा 1950 में। लेकिन क्या आज के तारीख में हम लोग साइबर क्राइम के ऊपर कोई एक्ट नहीं बनाए? जो चोरी होता है साइबर ऑनलाइन, होता है कि नहीं होता? जस्ट इमेजिन करके देखो। तो चेंजेस तो करना पड़ेगा। यही तो क्या है भैया, परिवर्तन ही जिंदगी का क्या है, असली मूल मंत्र है। बात समझ में आ गया? जिंदगी में क्या बोला मैंने? तो सोच के देखो, ऐसा कोई एक चीज यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। ऐसा कोई एक चीज किसी लिस्ट में नहीं है। कैसा चीज सर? अरे वही तो बोल रहा हूं ना कि मान के चलो आज के तारीख में हम लोग सोच नहीं पा रहे, लेकिन 50 ईयर्स के बाद ऐसा कोई चीज लाइक इंटरनेट जैसा कोई एक नया चीज आ गया, तो नया कोई एक्ट बनाना पड़ा, नया कोई चीज बनाना पड़ा हम लोग। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली वो तो किसी भी लिस्ट में नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, किसी भी लिस्ट में नहीं है। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई चीज अगर इन फ्यूचर आ गया, उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, कौन एक्ट बनाएंगे? जैसे अचानक से बिटकॉइन आ गया भारत में, बात समझ में आ गया? वो तो पता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ऐसा कुछ चीज नियर फ्यूचर आ गया, तो उसके ऊपर कौन काम करेंगे? उसके ऊपर काम करेंगे भारत का पार्लियामेंट। बात समझ में आ गया? सबसे पहले काम करेंगे भारत का पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे उसको किस लिस्ट में डालना है आगे चल के। क्लियर है क्या बोला मैंने? यही है रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। बोला ना मैंने, कनाडा का ये जो चीजें मैं 2 मिनट बाद समझाता हूं, ये क्या है बच्चे लोग? सेंट्रल के पास दिया गया है पावर कि ऐसा कुछ चीज होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले देखेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, आशा करता हूं क्लियर है। अब एक होमवर्क लिख लो। क्या सर हर रोज होमवर्क देते हो? हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में जो है ना, यही होमवर्क है आज का।
कि नंबर ऑफ आइटम्स कितना है इसके अंदर। यूनियन लिस्ट में कितना आइटम के बारे में लिखा। आइटम का मतलब ये नहीं कि ए टू जेड रट्टा मारो, सिर्फ डिजिट में याद करना। समझ में आ गया? डिजिट में 100 है, 90 है, ये इतना ही याद करना है हम लोगों को। क्लियर है? अब आओ यहां पे, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मेरे प्यारे बच्चों बताइए भाई, पार्लियामेंट बाइकैमरल है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, मतलब 2 हाउस है वहां पे। तो एक लोकसभा है और एक क्या है? राज्यसभा है। अगर किसी भी कारण से दोनों हाउस के बीच में कोई डेडलॉक पैदा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, मतलब मान लो कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में लटक गया जाके, और गवर्नमेंट को बिल पास करवाना ही है किसी भी हालत में, तो आर्टिकल 108 पढ़ेंगे आगे के क्लास में हम लोग। में यह बोला गया है प्रेसिडेंट दोनों हाउस को एक हाउस में बिठा सकते हैं, बिठा के बिल पास करो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, डेडलॉक क्रिएट हो गया, उसको सॉल्व करो। इसको क्या बोला गया है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला गया है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? अरे भाई क्लियर होगा, मानेंगे ही नहीं अगर बोलोगे तो सर क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं होगा तो दोबारा देखो वीडियो को, देखते रहो जिंदगी में। और क्या है लाइफ में? पढ़ाई 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 करोगे तो आगे चल के सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाना मैंडेटरी है। सिर्फ पढ़ाई करते गए मॉक नहीं लगे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मॉक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हो क्लियर है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से क्या उठाया हम लोगों ने? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो फिर से वर्ड आया, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव। समझ में आ गया? प्रिंसिपल कोऑपरेटिव, स्टेट सेंट्रल को अपने आप कोऑपरेट करके तो चलना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे देश को आगे बढ़ाओगे? एक कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट हुआ सेंट्रल और स्टेट का, बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम। अब स्टेट गवर्नमेंट बैठ के अपने हिसाब से सॉल्यूशन निकालेगा, सेंटर अपने हिसाब से सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हो गया सत्यानाश, काम खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, फिनिश, टाटा बाय बाय। ऐसा ही तो होगा ना कि अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम होता है ना, तो क्या करना है हमको? कोऑपरेशन करना है और कुछ नहीं है, आपस में मिलजुल के उसका सॉल्यूशन निकालना है। एक एग्जांपल देखो ना, अब रेलवे किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा। रेलवे बनाता कौन है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन रेल लाइन बिछेगा कहां से, जाएगा कहां से? स्टेट के ऊपर से ना। जमीन एक्वायर करके कौन देगा? अब स्टेट गवर्नमेंट हम जमीन नहीं देंगे, लटक गया काम उधर ही। हाईवे बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जमीन कौन देगा? कोऑपरेशन। हम लोग किसी भी हालत में यहां से जमीन जाने नहीं देंगे, यहां से जमीन जाएंगे तो यह प्रॉब्लम होगा, तो हो गया काम। बहुत समझे? इतना सा कम से कम याद करो। और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कॉन्करेंट लिस्ट बच्चों हम लोग कहां से उठाए? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कृपया करके इसको याद रखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में बोला गया है, इसके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को, टेंशन मत लो। क्लियर है? क्लियर है? चलो फ्रांस से क्या उठाया हम लोगों ने? फ्रांस से उठाए बच्चे लोग रिपब्लिक। फ्रांस से क्या उठाया हम लोगों ने? रिपब्लिक। क्या होता है रिपब्लिक? रिपब्लिक क्या होता है? देखो, रिपब्लिक वर्ड का अर्थ और डेमोक्रेटिक वर्ड का अर्थ, अगर हम लोग वर्ड का अर्थ अगर हम लोग देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है पॉलिटिकल साइंस के भाषा में, लेकिन यहां पे जितना जरूरत है उतना बताता हूं मैं, ठीक है। इंडिया रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेटिक दोनों है, लेकिन यहां पे हम लोग चले जाएंगे यूके में। यूके रिपब्लिक नहीं है, ओनली डेमोक्रेटिक है। बात समझ में आ गया?
याद करो कल मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? नॉमिनल हेड जो है, नॉमिनल, याद करो मेरे प्यारे बच्चों, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो ही कौन है? हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे देश के मुखिया है, देश के मुखिया है। यूके का मुखिया कौन है? राजा है। बात समझ में आ गया? और ये कौन है? ये हमारे राष्ट्रपति है इंडिया में। बात समझ में आ गया? यूके में रानी का डेथ हो गया, उनका बेटा राजा बना, इसके बाद उनके फैमिली से कोई ना कोई बनेंगे। तो ये जो देश का जो मुखिया है ना, ये जो मुखिया का ऑफिस है, ये यूके में क्या है? एक घर से ही आएंगे, राजा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो यही होता है, सिंपल वर्ड लिख लो। रिपब्लिक का मतलब क्या है? इफ एनी कंट्रीज, इफ एनी कंट्रीज, if any countries head of the state is elected, अरे भाई नोट कर लो, लिखने से बहुत टाइम लगेगा, लिख लो, मैं बता रहा हूं, ठीक है? अगर कोई भी देश का हेड, मुखिया, अगर इलेक्टेड है, लिख लो, इफ एनी कंट्रीज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, यहां पे जो स्टेट वर्ड बोला ना मैंने, पॉलिटिकल साइंस के भाषा में स्टेट का मतलब होता है कंट्री। बात समझ में आ गया? पॉलिटिकल साइंस के भाषा में स्टेट का मतलब क्या होता है? कंट्री होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? लिख लो, इफ एनी कंट्रीज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, then that particular country will be called as republic. If any country's head of the state is elected, then that particular country will be called as republic. अगर कोई भी देश का हेड जो है, अगर वो ऑफिस, वो पोस्ट अगर इलेक्टेड है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिपब्लिक बोलेंगे। देखो यूके में क्या होता है, इसका जो हेड है ना देश के, ये पोस्ट जो है इलेक्टेड नहीं है। लेकिन इंडिया में चले जाओगे, ये सर इंडिया का जो पोस्ट है प्रेसिडेंट इलेक्टेड है इनडायरेक्टली। देखो एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि इनडायरेक्ट होगा तो नहीं होगा, डायरेक्ट होगा तो नहीं होगा। इलेक्टेड है क्या नहीं वो देखना है। अब वो इलेक्टेड डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, डज नॉट मैटर, वो मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ गया? इलेक्टेड है इंडिया का प्रेसिडेंट का पोस्ट, यस सर, तो इंडिया का एक रिपब्लिक कंट्री। बात खत्म उधर ही, बात उधर ही खत्म। क्लियर है? अब बताओ बच्चों लोग, नेपाल, नेपाल में भी जाओगे, नेपाल का भी क्या होता है? प्रेसिडेंट है। नेपाल में भी क्या है? हमारे प्रधानमंत्री आज के तारीख में। तो नेपाल आज के तारीख में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों है। बात समझ में आ गया? भूटान चले जाओगे, भूटान में राजा है, लेकिन राजा के अंडर जो गवर्नमेंट है वो सारे इलेक्टेड है। बात समझ में आ गया? राजा के अंडर जो भी मिनिस्ट्रीज है ना वो सब इलेक्टेड है। तो भूटान क्या है? रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि राजा है, हेड जो है राजा है, उनके बाद उनका बेटा ही क्या राजा बनेगा, लेकिन उनके नीचे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है, इसे डेमोक्रेटिक कंट्री है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इंडिया में क्या है? देखो हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्टेड होता है, उसके नीचे गवर्नमेंट के एक एक पोस्ट भी इलेक्टेड बैठता है सब जाके। तो इंडिया दोनों ही, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों ही है। बात समझ में आ गया? बांग्लादेश, अब कोई कोई बोलोगे कि सर बांग्लादेश दोनों ही है। अरे एक बात बताओ हमको, हम लोग कौन है? हम लोग इंडियन है। हम लोग जब किसी भी देश में जाते हैं तो वैलिड पासपोर्ट वीजा लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ। लेकिन बांग्लादेशी लोग क्या करते हैं? ऐसे उठा के नीचे से घुस जाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश भी एक देश है, सोचो। बाय डिफॉल्ट बांग्लादेश भी एक देश है, उसमें भी प्रेसिडेंट है, उसमें भी प्रधानमंत्री है, मानना पड़ेगा, क्या करें। चलो क्लियर है? फ्रांस, चलिए, अगर कोई भी देश का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिपब्लिक बोल देंगे, खत्म कहानी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी
इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में ये जो वर्ड है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड हम लोगों ने प्रीएम्बल से उठाए। सॉरी, प्रीएम्बल में जो ये वर्ड है जो हम लोग फ्रांस से उठाए। अब सर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी बाद में पढ़ाऊंगा, जब प्रीएम्बल पढ़ा दूंगा इसका मीनिंग मैं बाद में अच्छे से बता दूंगा, फिलहाल इतना याद रखो। फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। प्रीएम्बल जब पढ़ाऊंगा ना, देखो प्रीएम्बल लिए हम लोग यूएसए से, उसका लैंग्वेज कैसा होगा, उठाए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, और लैंग्वेज और कुछ कुछ वर्ड हम लोग उठाए फ्रांस से। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आशा करते हो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो आयरलैंड, आयरलैंड से क्या उठाया हम लोगों ने, आयरलैंड से क्या उठाया हम लोगों ने, बताओ आयरलैंड से क्या उठाया। आयरलैंड से, वेरी गुड, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर ये क्या चीज है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्ट 4 में हम लोग को पढ़ना है, पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी, और पार्ट 4A में देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। बात समझ में आ गया, तब मैं इसको बता दूंगा, ठीक है अच्छे से। नेक्स्ट क्या उठाए हम लोग आयरलैंड से, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, ये कहां से उठाया हम लोगों ने, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी बच्चों लोग हम लोग कहां से उठाए, आयरलैंड से उठाए। कहां से उठाए बच्चों लोग, आयरलैंड से उठाए। क्लियर है, कहां से उठाए हम लोगों ने, आयरलैंड से उठाया। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नॉमिनेटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा समझ में आ गया। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं हम लोग। किस बेसिस पे, क्या ग्राउंड होगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल याद रखना, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हम लोग ये कर सकते हैं। कहां से उठाया हम लोगों ने, आयरलैंड से। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब चीज। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट कंट्री का नाम लिख लो, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। यूएसएसआर से क्या उठाया हम लोगों ने, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल, ये क्या हो गया रे, ये भैया डी को तो बाबासिर हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है। देखो एक होता है यूएसए और एक होता है यूएसएसआर। समझ में आ गया, होता था यूएसएसआर, अभी टूट गया। सबसे बड़ा कंट्री इसमें से जो है रशिया आज के तारीख में। देखो बच्चों लोग, यहां से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स लिए और यहां से हम लोगों ने क्या लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए। बात समझ में आ गया। अब देखो एक चीज, दोनों में यूएस कॉमन है, देख पा रहे हो, दोनों में यूएस कॉमन है, दोनों में फंडामेंटल कॉमन है। याद हो गया, दोनों में यूएस कॉमन आता है, दोनों में फंडामेंटल कॉमन आता है। क्लियर है। यहां पे देखो ए है, यहां पे ए नहीं है, यहां पे ए है, यहां पे ए नहीं है। क्लियर है, रट्टा मार लिए। चलो वेरी गुड, ये हुई ना बात। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखने के लिए बोला। क्लियर है, हाँ क्लियर हो गया होगा, यहां तक समझ में आ गया, एनी कंफ्यूजन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका से क्या लिया हम लोगों ने, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया हम लोगों ने, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अभी जो बोला था मैंने, क्या, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। कैसे भारत के संविधान को हम लोग
संशोधन करेंगे। ये कहां से उठाया हम लोगों ने? साउथ अफ्रीका। अरे साउथ अफ्रीका को गांधी जी ने पूरा अमेंड करके आए थे, याद है ना? गांधी जी, हाँ, महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका को गांधी जी ने पूरा अमेंड करके आए थे। इसको ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट, जर्मनी, हिटलर। जर्मनी, जर्मनी समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या देखने वाले? चलो हम लोग जर्मनी, ठीक है, जर्मनी लिख लो। जर्मनी से क्या उठाया हम लोगों ने? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हिटलर ने क्या किया? फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिए। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। पढ़ोगे, जब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तब देखना, जब इमरजेंसी पढ़ोगे तब देखना, जब नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, नेशनल इमरजेंसी लगते ही मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट का ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, बाकी देखेंगे हम लोग। चलो अभी ये टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं टॉपिक इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या उठाया हम लोगों ने? इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर है। क्या पावर है सर? 3 टाइप की इमरजेंसी है भारत में। कौन सा? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को ही हम लोग प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? तीनों के तीनों डिक्लेयर कौन करता है? यूनियन। समझ में आ गया? मतलब सेंट्रल, सारा पावर मान लो हिटलर अपने यहां पास रख दिया। इसको ऐसे याद कर लेना। क्लियर है? इसको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ किसमें? जापान में। जापान से क्या उठाया हम लोगों ने? जापान से क्या उठाया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बात समझ में आ गया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर है? देखो उसके बाद देखो, ये चीज मैंने ऑलरेडी बोला। क्या बोला? इससे पहले का जो क्लास हुआ था उसमें बोला था कि भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत को किसके थ्रू चलाया जाता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जिस दिन भारत में, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जिस दिन भारत में क्या हो रहा है? जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ तो ये एक्ट खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले किसी न किसी एग्जाम में। फिर से बताता हूं कि भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को रिप्लेस करता है। भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को रिप्लेस कर देता है। बात समझ में आ गया? क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। यहां तक क्लियर है जिंदगी में? चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारा चीज बोल सकते हो, 60% के ऊपर भैया भारत के संविधान को बनाने के लिए चीजों को यहां से बोरो किया गया। इसीलिए यू कैन से दैट दिस एक्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन से ये क्या है बच्चे लोग? ब्लूप्रिंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बात समझ में आ गया? ये किसका ब्लूप्रिंट है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट है, ये बोल सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो यहां से बहुत सारा चीज लिया गया, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वहां नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर को लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोला गया था
कि भारत को एक फेडरेशन बनाओ, बात समझ में आ गया, बनाने वाली बात है उस टाइम। द फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा, द फेडरल स्ट्रक्चर, ये बनाए हम लोगों ने, यहां से उठाए हम लोगों ने, क्लियर है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर कहां से उठाया हम लोगों ने, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपालों का जो ऑफिस होता है कहां से उठाया हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजन, सोचो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट कहां से उठाया, अमेरिका से, मतलब ब्रिटेन में वो लोग तो एंजॉय करते थे राइट, भारत में इस एक्ट में नहीं था फंडामेंटल राइट, वो हम लोग कहीं और से उठाया, इमरजेंसी था, सोच के देखो इमरजेंसी प्रोविजन डाल के रखे थे, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी होगा या कहां से उठा हम लोग, इस एक्ट से। लेकिन इमरजेंसी का ये फंक्शन हम लोग कहां से उठा, जर्मनी से, कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगी इमरजेंसी में, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगी इमरजेंसी में, इमरजेंसी पावर यूनियन गवर्नमेंट एंजॉय करेंगे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, यह तो क्लियर है। उसके बाद बोल सकते हो बच्चों पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बोल सकते हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, अपने अपने स्टेट में है ना पीएससी, असम में एपीएससी, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार में बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हम लोगों का छोटा सा स्टोरी था बच्चों लोग, और भी बहुत सारा चीज लिया गया है, लेकिन पहले हम लोगों को क्या करना है, इतना सा याद करना है, याद हो जाए उसके बाद आगे के क्लास में मैं तो बताता रहूंगा ही। क्लियर है क्या बोला मैंने। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहां पे खत्म होता है, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए, और भूलना मत गर्दा उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय, गर्दा उड़ाना है।